Yes. Okay. Good morning, students. Today we will Good start. morning, ma'am. Good morning, Aditya. Today we will start the third section of life process, that is transportation. Okay. We will earlier discuss that in life process, four sections occur. What is that? What are four sections? Ma'am, nutrition, respiration, transportation. Then excretion. Yes, Aditya. Yes, ma'am. These are the four, and we will discuss earlier two sections, that is nutrition, respiration. Now we will start the third section, that is transportation. What do you mean by transportation? What is transportation? Yes, Mohammed Ishan. बेटा मुझे आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, एक बार फिर से चेक करें. वॉइस नहीं आ रही बाबू आपकी. आदित्य, आपकी तरफ नेटवर्क सही है तो आप जरा बोल के देखिए एक बार, और आप अपनी फिर से चेक करिए ईयरफोन. बेटा वॉइस में कुछ दिक्कत है. आदित्य, आप ma'am. बोल के देखिए जरा एक बार. Yes, ma'am. आ तो रही इनकी वॉइस प्रॉपर. तो डिस्क्राइब करिए व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. हम ट्रांसपोर्टेशन ये पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें जो हम फूड होता है उसको वो ट्रांसपोर्ट उसको एब्जॉर्ब करता है, और एक पार्ट बॉडी को इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाता है. वेरी गुड. यस, हर्षवर्धन. Transportation of food from one part of the body to other part of the body, it's called digestion, transportation. अजय. When transfer of food materials from one place to another in body through body organs is known as transportation. आयुषी. Yes, ma'am. Transportation is the process of carrying oxygen and food to all parts of the body. Okay, transportation is the transfer of food nutrients through blood from one place to another place is called transportation. Okay. Now we will discuss this topic with PPT presentation. Okay. Now we share the screen. Okay, 1 minute. Okay. The scene is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, मेरा बेटा. आदित्य is in the- Okay. Yeah. Firstly, in this slide, we will discuss, in this session, we discuss about transportation, modes of transportation, and also transportation in human being. Okay. In this session, we will discuss about these topics. That is modes, how they transfer in plants and animals. What is the main criteria of transportation in human being? And transportation in human being is most important topic for their board examination point of view. Okay. Now move on, next slide. Yes. Firstly, we will discuss about modes of transportation. मोड्स कितने तरह का हो सकता है या कहाँ पे हो रहा है. ओके. इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल मूवमेंट, देन दिस इन दिस प्रोसेस डिफ्यूजन अगर सेल से सेल में मूवमेंट हो रहा है किसी भी चीजों का, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है. इफ ट्रांसपोर्टेशन अकर थ्रू 1 मिनट बेटा, जरा 2 बच्चे और हैं वेटिंग रूम में, उनको भी एंट्री करा लो उसके बाद.
नाउ नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस थ्रू साइक्लोसिस एंड डिफ्यूजन। साइक्लोसिस का नाम इससे पहले आया था, याद करिए, ये नाम हम लोगों यस ने, मैम। Yes, ma'am. यस, कहाँ पे आदित्य, कुछ याद आ रहा है? मैम अमीबा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे। यस मैम। अमीबा में जो साइटोप्लाज्म में मिल जाता है और उसके थ्रू वो उनके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, दैट इज साइक्लोसिस। तो इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जब किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर थ्रू साइक्लोसिस एंड डिफ्यूजन, अगर सेल से सेल में जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेल यूनाइट करती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू यूनाइट करके क्या बनता है? ऑर्गन ऑर्गन बनता है। ऑर्गन Organ बनता स्पेसिफिक है। ऑर्गन बनता है। ओके, और ये पूरा कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मोड्स में क्या हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर सेल टू सेल मूवमेंट होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा, इंट्रासेलुलर मींस हमारे सेल ऑर्गेनेल के अंदर चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो वहां पे प्रोसेस होगी साइक्लोसिस एंड डिफ्यूजन, जिसकी वजह से चीजें हमारे सेल ऑर्गेनेल से एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होंगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड we will discuss about transportation in human being। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब प्लांट्स में और एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता तो हम लोग उसका नाम रखते, अगर वाटर मिनरल का ट्रांसफर होता तो हम लोग कहते एसेंट ऑफ सेल एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब अगर यही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस एनिमल्स ह्यूमन बीइंग में हो रही है तो इसके लिए प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं जो फंक्शन कर रही हैं, तो सबसे पहला नाम आ रहा है यहाँ पे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां से हम चीजों को ट्रांसफर करा सके। पंपिंग हार्ट होता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जिसमें एग्जांपल आता है ब्लड और लिम्फ का। तो अब जरा आप हमें बताइए, आप में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन है जिसकी वजह से आप में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ब्लड Arteries किसके and अंदर? vein. वेरी गुड, आर्टरी एंड वेन। कोई डिफरेंस Vein. बताएं आर्टरी और वेन में, व्हाट इज द डिफरेंस मैम बिटवीन वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी और कोई डिफरेंस? मैम वेन ब्लू कलर में होती है, आर्टरी रेड कलर में होती है। और एक एक्सेप्शन होता है आर्टरी और वेन का, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मींस प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है और एक एक्सेप्शन भी याद रखना है कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और उसमें जो पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड को कैरी करेगी। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये चीजें लिखा है। सबसे पहले तो कोई भी चीजें अगर ट्रांसफर हो रही हैं तो हमें कोई मटेरियल चाहिए जिसके अंदर रख के हम चीजों को ट्रांसफर करें, तो वो क्या है, वो हमारा हो गया ट्यूब, मीन्स ब्लड वेसल्स। अब कोई ऐसा चाहिए, एक ऐसा मीडियम जिसपे हम रख के उसको भेज दे, तो मतलब हमारा वो हार्ट जो कि पंप करता है और फोर्सफुली एक से दूसरी जगह चीजों को भेज रहा है। तीसरे नंबर पे आता है किसके अंदर हम भेज रहे हैं, हमारा मीडियम क्या है, तो वो मीडियम होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अब एक हमें ऐसा भी चाहिए जो कि हमारे अंदर जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं उसको कोई मेंटेन करने वाला चाहिए। जैसे अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारा कहीं से भी लीकेज होने लगा, जैसे हमें अगर नॉर्मल उस जगह से आप बाहर आ जाइए, जैसे हमें इंजरी होती है हमारा ब्लड बाहर आता है तो उसको क्लॉट कौन करवाता है? मैम प्लेटलेट्स। यस, दैट इज प्लेटलेट्स। और हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता? कुछ है ऐसा? Heart. हार्ट को Heart. पंप करा रहा है, ऐसा कोई और है हमारे अंदर
जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता? मैम WBC। WBC इज अ सोल्जर्स ऑफ बॉडी। सही पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और आगे निकलिए। उसका नाम होता है बच्चा, मैम ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड मैम प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। बाबू वो तो जब इंजरी होती है तब हमारे लिए वर्क करता है कि हमारा जब ब्लड बाहर आ गया तब वो कहीं पे न क्लॉट ऐसे ही रिलीज। अब देखो यहाँ पे मिल गया होगा आपको इस स्लाइड में एक नाम आ रहा है प्लाज्मा में नीचे की तरफ, हिपैरिन। हिपैरिन को कहते हैं एंटीकोगुलेंट, है ना बेटा। इनका काम होता है बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये इसको क्लॉट न होने दे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ब्लड के बारे में, क्योंकि हमने 2 टॉपिक वहां पे मेंशन किया था, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोगों ने टिश्यू का चैप्टर क्लास 9th में स्टडी किया है। और ब्लड किन 2 चीजों से बना हुआ है? प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल से। प्लाज्मा कंटेन 92% ऑफ वाटर एंड 80% सैल्यूट्स। ओके, और इन सैल्यूट्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, हार्मोन्स, हिपैरिन। और हिपैरिन को ही कहा जाता है एंटीकोगुलेंट्स। ओके, एंटीकोगुलेंट्स विच इनकी वजह से हमारा ब्लड कभी भी बॉडी में क्लॉट नहीं करता। ओके, और जैसा कि आपने सभी ने बताया कि अगर हमें इंजरी हो जाती है तो जब ब्लड बाहर आ जाता है तो उसको क्लॉट कराता है प्लेटलेट्स। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट ब्लड कार्पसल्स हैं, उनकी शेप है, लाइफ स्पेन है, ओरिजिन है, फंक्शन है। तो आप बिना देखे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन बताएं। चीटिंग ना करिए, इसको देखिएगा मत, कहिए तो मैं ये स्लाइड हटा लूं और तब आपसे पूछूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फंक्शन। चलिए 1-1 फंक्शन बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी क्या करता है हमारे लिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? रेड ब्लड कार्पसल्स। मैम RBC कंटेन मैम RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। तो और हीमोग्लोबिन कंटेन मैम कर वो रहा है हमारे तो हाँ साक्षी बोलो। मैम वो हम लोग में की प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब देख लो आप सब, आरबीसी जो होता है आपको केवल मेन किस पे फोकस करना है? इस फंक्शन पे। जब बोर्ड में पेपर आता है तो इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच सप्लाइज ऑक्सीजन टू द रिक्वायर्ड टिश्यू। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन क्यों कैरी कर पा रहा है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं और जहां जहां जरूरत है वहां पे इसको पहुंचा रहे हैं। एक चीज आप और जान लीजिए, जब आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, आपने नोटिस किया होगा कि जब धुएं आते हैं, स्मोक बहुत ज्यादा आता है, आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैफिक में फंस गए हैं जहाँ पे उनके वो केवल स्मोक ही बाहर आ रहा है, तो थोड़ी देर में लगता है ना कि जैसे घुटन सी हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा फील होता है। बस में आप ट्रेवल करते Yes, होगे ma'am. तो जरूर ऐसा Yes, फील ma'am. किया होगा। ऐसा होता इसलिए है बेटा क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसको ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, जो व्हाइट कलर का स्मोक होता है वो अनबर्न कार्बन की वजह से आता है, वो उसको कंबाइन करने लगता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तो हमें सफोकेशन होती है और उस सफोकेशन की वजह से हमको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एल्विलाई ब्लॉक करती है। ओके,
इसके बाद यहाँ पे WBC में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फैगोसाइटोसिस। ये नाम कहीं और आया था, फैगोसाइटोसिस? यस मैम। कहाँ आया था यस नाम? मैम। कहाँ आया? टेकिंग ऑफ फूड। टेकिंग ऑफ फूड। फैगोसाइटोसिस का एक मतलब और भी होता है सेल ईटिंग सेल। कोई भी ऐसी सेल जो किसी भी डैमेज्ड सेल को, इंटर पार्टिकल्स को ईट कर जाए, उसको भी फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेमेशन? कभी कभी किसी जगह पे ऐसा लिखा होता है कि ये इनफ्लेमेबल है, मतलब मैम वहां जो जलता ना हो। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हीटिंग होना। कभी कभी जब हमको मॉस्किटो वगैरह कट करते हैं तो आप देखते होगे वो एरिया रेड होके स्वेल हो जाती है। होता है ऐसा? क्यों होता यस है? मैम। ऐसा यस होता मैम। इसलिए है क्योंकि जैसे ही मॉस्किटो ने हमें काटा, बाइट किया, तो वो अपना टॉक्सिक इंजेक्ट कर रहा है हमारे अंदर। जैसे ही हमारी सेल उसके टच में आती है, उस टॉक्सिक की वजह से हमारा सेल जो होता है उतने दूर का डेड हो जाता है। और जो डेड सेल होती है वो हिस्टामिन रिलीज करती है, और उस हिस्टामिन की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो इंजेक्टेड एरिया है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उस एरिया के पूरी ब्लॉक कर देता है। और उस हिस्टामिन की वजह से हमारे उतने दूर की एरिया रेड होके स्वेल हो जाती है, ताकि उसका इन्फेक्शन आगे न फैले। अब लास्ट आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारे लिए ब्लड क्लॉट करवाता है जब इंजरी करता है। और क्यों करवा पाता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि प्लेटलेट्स कंटेन करता है क्लॉटिंग फाइबर एंड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये बल्कि आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लें, क्लॉटिंग प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फाइबर। वैसे ही आपके पास स्लाइड अवेलेबल रहेगी, ई कंटेंट पे भी अवेलेबल रहेगी, मैं वहां पे इस स्लाइड को मेंशन कर दूंगी। और वैसे भी आप इसमें केवल फंक्शन वाला पार्ट मेंशन करेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि सबसे जरूरी आपके लिए केवल वही है ना? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में केवल फंक्शंस आते हैं 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स के लिए केवल फंक्शन, तो आपकी ये जो बीच वाली लाइन है केवल यही इंपॉर्टेंट है। और सब में केवल एक मेंशन ही करना है, एक से ज्यादा मेंशन नहीं करना है। अब एक चीज आपको और जान लेना है, इन सब का अदर नेम होता है, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं देगा, उसका वो दूसरा नाम पूछता है। तो चलिए एक बार हम नाम भी लिख के देख लेते हैं। 1 मिनट जरा मुझे समय दीजिए ताकि मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊं और नाम लिख सकूं। एक बार मैं चेक करती हूँ, शायद मुझे यहीं पे टेक्स्ट का मैसेज मिल जाए, तो मैं लिख लेती हूँ। एनाटोड आ तो रहा है, ओके। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपको। आरबीसी का नाम होता है बेटा इरिथ्रोसाइट। ठीक, द अदर नेम ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अदर नेम ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ओके, एंड द अदर नेम ऑफ platelets is thrombocyte. Thrombocyte. Okay. These are the other name of RBC, WBC and platelets. तो बोर्ड कभी कभी ऐसा भी करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए आपसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पूछता है, आपको इस नाम से भी पूछ लेता है कि अदर नेम ऑफ आरबीसी, या आपको पूछ लिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ओके, इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है। अब इसको मैं हटा लूं ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकूं। ओके, यस। अब जो मेन चीज आती है वो है डबल सर्कुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा
आपके एग्जाम में। तो डबल सर्कुलेशन जो टॉपिक है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले इसके बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। ये सबसे पहले नाम दिया है इस सर्कुलेशन के बारे में। मैं वापस से लिख दूं, ये नाम दिया है, ये आप जरूर लिखें, विलियम हार्वे। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ओके, अब एक चीज आप और सुन लें, सर्कुलेशन दो तरह की होती है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो अपना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे फिशेस, फ्रॉग और रेप्टिलिया, मतलब लीजर्ड वगैरह। ये सब ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो ये भी अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड में आते हैं जितने भी बर्ड्स हैं और ह्यूमन बीइंग, ये सब वार्म ब्लडेड हैं। इसीलिए हम लोगों को जब वेदर चेंज करता है तो हमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। कभी आपने फिश को देखा है कि वो ब्लैंकेट लेके चल रही है? कभी देखा होगा? ऐसे नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। No, ma'am. तो फिश अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? कोल्ड ब्लडेड तो है, और उनके अंदर क्या मिलता है जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है? उसके अंदर होता है ब्लबर, फैट स्किन होती है। उस फैट की वजह से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और हम लोगों को एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड है। हम लोग अपने टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे लंग्स कैपिलरी है, लंग्स एंड स्किन। लंग्स कैपिलरी या लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स हमारे लिए ब्लड प्यूरिफाई करता है। और कैपिलरी क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिलरी? व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिलरी? क्या काम है कैपिलरी का? बताएं, बताएं मेरे नन्नू। नहीं याद आ रहा है? चलो अच्छा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आर्टरी। आर्टरी का काम होता है कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा वेन। वेन का काम क्या है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर आता है आपका कैपिलरी। कैपिलरी क्या है बेटा? ये होता है एक जंक्शन, ठीक है, जंक्शन बिटवीन arteries and veins. यस, वेरी गुड आदित्य, जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। एक स्पेलिंग रह गई, आर्टरी एंड वेन। तो काम क्या हुआ भाई, एक बार फिर से समझ लो। एक ये ऐसा जंक्शन होता है, जैसे ये आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये बच्चा आपका एक कैपिलरी शो कर रहा है, ठीक। और ये कैपिलरी कहाँ है? ये कैपिलरी है लंग्स के पास।
लंग्स ने जब ब्लड को प्यूरिफाई किया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया, तो कैपिलरी ने, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा है, वैसे रेड तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, हाँ थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, तो ये यहाँ से जो प्योर ब्लड है इसको सबसे पहले ये रिसीव कर रहा है पल्मोनरी वेन, ठीक। और इस पल्मोनरी वेन से आपका ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में आता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट का जो अपर चैम्बर होता है हार्ट का, उसको कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो लोअर चैम्बर है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में एक वॉल्व होती है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ओके मेरा बेटा, और कल मैं आप लोगों से सुनूंगी। सबसे पहले लंग्स ने ब्लड प्यूरिफाई किया, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे कैरी करवा रहा है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन इसको ट्रांसफर कर रहा है हार्ट के लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर में, that is left atrium, then left ventricle, and then this whole pure blood transferred in body capillary with the help of largest artery aorta। ये लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा है जो इस पूरे प्योर ब्लड को लेके आ रही है और हमारे बॉडी कैपिलरी के पास पहुंचा रही है। हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो ये दूसरी कैपिलरी दिख रही है, ये आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मींस कैपिलरी स्ट्रक्चर को शो करना। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव कर रहा है, ये यहाँ पे जो एरो है ये वेना कावा के लिए है। वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है, ये इसको रिसीव करेगी और इसको फिर पहुंचाएगी राइट साइड के अपर चैम्बर में, दैट इज राइट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, एंड after that the deoxygenated blood received through pulmonary artery and then transferred to lungs again for further processing। तो मतलब लंग्स हमारा प्यूरिफाई कर रहा है, हार्ट केवल पंप कर रहा है, हार्ट कोई भी ब्लड प्योर नहीं कर रहा। अब आप में यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आप में क्वेश्चन आता है व्हाई डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग, क्यों डबल सर्कुलेशन नेसेसरी है। तो फर्स्ट चीज होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, दूसरी चीज होती है फास्ट सर्कुलेशन कराने के लिए, और हमारे इजियल सर्वाइवल के लिए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होती है। ओके, तो